तो शंका समाधान के आज के एपिसोड में एक बहुत ही सुंदर सवाल है हमारे पास और वो है मीर अनीक साहब का। ये 11वीं क्लास में पढ़ते हैं वेस्ट बंगाल बोर्ड में और इनका कहना है कि माय क्वेश्चन इज अबाउट सेंटर ऑफ मास। इफ इट इज कंसिडर्ड दैट whole mass is supposed to be concentrated in the center of body, then in the case of a uniform ring, the center of mass is in air, but the mass is distributed in the periphery. How can in this case, mass can be assumed to be at the center? दूसरा एग्जाम्पल ये दे रहे हैं, in the case of a disk, there are infinite particles. When we rotate the disk, total kinetic energy of the disk will be sum of all kinetic energy of the small particles. Now, if we replace all the mass in the center, its kinetic energy will become zero because the center is at rest. So, what is the actual definition of center of mass? That is a question. तो पहले मैं सवाल फिर से एक्सप्लेन कर दूं। जो हम लोग अक्सर सेंटर ऑफ मास के डेफिनेशंस किताब में पढ़ते हैं या उससे जो हम ग्रहण करते हैं, जो हमें समझ में आता है, वो ऐसा होता है कि सेंटर ऑफ मास ऐसा एक बिंदु है जहाँ पे हम पूरे ऑब्जेक्ट के मास को कंसंट्रेटेड एक जगह इकट्ठा एक ही पॉइंट पर इकट्ठा मान सकते हैं। तो सारे ऑब्जेक्ट के पूरे द्रव्यमान को, पूरे मास को हम जिस बिंदु पर इकट्ठा एक बिंदु की तरह मान सकते हैं वो सेंटर ऑफ मास कहलाता है। ऐसा समझ में आता है बहुत बार। तो लेकिन इसको बहुत ध्यान से समझने की चीज है। बहुत सुंदर बात अनिक ने लिखी है कि अगर कोई मेरे पास डिस्क हो और वो रोटेट कर रही हो तो उसकी एक काइनेटिक एनर्जी होगी रोटेशन के कारण से। लेकिन अगर हमने उसके पूरे मास को उसके सेंटर ऑफ मास पे कंसंट्रेटेड मान लिया तो वो तो सेंटर पे होने के कारण से घूमेगा ही नहीं, उसकी तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। तो कैसे मान सकते हैं हम? या कोई रिंग अगर है, चूड़ी जैसे हम पहनते हैं, रिंग है, तो उसका सेंटर ऑफ मास तो हवा में लटका होता है। तो फिर वहां पे कैसे मान ले कि सारा मास वहां पर केंद्रित किया जा सकता है? इस प्रकार के जो भ्रम है, इस प्रकार की जो समस्याएं हैं, वो आती हैं इस डेफिनेशन में से। तो हमें जो ये वाक्य है कि पूरे मास को, पूरे द्रव्यमान को हम एक बिंदु पर केंद्रित मान सकते हैं और वो बिंदु सेंटर ऑफ मास होता है, द्रव्यमान केंद्र होता है, इस सेंटेंस का अर्थ बिल्कुल अलग है, स्पेशल है। वो समझने की बहुत जरूरत है कि हम कब ऐसा कर सकते हैं, किन परिस्थितियों में कर सकते हैं और किन परिस्थितियों में नहीं कर सकते हैं। तो सेंटर ऑफ मास और इन चीजों की बातें हम करते हैं। अब मान लो कि हम एक उदाहरण लेते हैं, हमने एक सिक्का लेते हैं और उसको ऐसे करके उछालते हैं, टॉस करते हैं, हेड या टेल बैटिंग करना है या फील्डिंग करना है। तो हम क्या करते हैं? हम सिक्का पहले अपने उंगली पे और अंगूठे पे ऐसा रखते हैं और उसके बाद एक फोर्स लगाते हैं साइड में कॉइन के साइड में हम एक अंगूठे से ऐसे फ्लिक करते हैं, एक फोर्स लगाते हैं। उसके कारण से वो सिक्का ऐसा गोल 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 घूमता हुआ ऊपर जाता है और फिर वो वापस नीचे आके कहीं पे गिरता है। तब हम देखते हैं कि वहाँ क्या आया, हेड आया या टेल आया। अब आप इस मोशन की पूरी चर्चा करो। हमने क्या किया? हमने कॉइन पे एक फोर्स लगाया। तो अगर हम चित्र बनाए तो हमारा अगर ऐसा कॉइन है तो हमने यहाँ पर कहीं पर ऐसे एक फोर्स लगाया और उस फोर्स लगाने के कारण से ये ऐसा गोल गोल भी घूमता गया, ऐसा गोल गोल भी घूमता गया और ऊपर भी जाता गया और फिर वापस नीचे आता गया। अब आप इसके किसी पॉइंट को सोचिए, इस पॉइंट को सोचिए, इसका पाथ सोचिए, इसका मोशन सोचिए। तो इसका मोशन बड़ा कठिन होने वाला है। अभी ये यहाँ है, फिर थोड़ा ऐसा टर्न करेगा तो ये यहाँ पहुंचेगा, फिर थोड़ा ऐसा टर्न करेगा तो यहाँ पहुंचेगा, वापस पूरा एक चक्कर हो जाएगा तो फिर इधर पहुंचेगा। तो कुछ ऐसा 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 इसका आने वाला है। इसी तरह बाकी के भी ये पार्टिकल इन सब का आप मोशन देखेंगे, पाथ देखेंगे तो बहुत विचित्र विचित्र किस्म के इनके पास आने वाले हैं, क्योंकि ये रोटेट हो रहा है
और ऊपर भी जा रहा है और वापस नीचे भी आ रहा है। लेकिन अगर आप इसके सेंटर को देखेंगे, इस सेंटर को देखेंगे, अभी ये ऐसा है तो इसका सेंटर यहाँ है, थोड़ी देर बाद ये थोड़ा सा घूम जाएगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, तो सेंटर कहाँ होगा? फिर थोड़ी देर के बाद ये ऐसा घूम जाएगा तो सेंटर कहाँ होगा? फिर थोड़ी देर के बाद ऐसा घूम जाएगा तो सेंटर कहाँ होगा? तो क्या पाएंगे कि सेंटर बिल्कुल सीधा ऊपर जा रहा है। सेंटर जो है वो बिल्कुल सीधा ऊपर जा रहा है और उसके बाद फिर वो सीधा नीचे जा रहा है। जैसे कि अब यहीं पे वो इक्विवेलेंट वाली बात आ रही है, जैसे कि ये इतना बड़ा पॉइंट नहीं हो करके और सिर्फ सारा जो उसका मास है, सारा जो द्रव्यमान है वो एक ही यहीं पर होता और इसी पर हमने फोर्स लगाया होता। अगर इस पूरे डिस्क के द्रव्यमान के बराबर उतने ही द्रव्यमान का हम एक सिंगल पार्टिकल लेते, इसको नहीं रिप्लेस कर सकते, इसको कॉइन को रिप्लेस नहीं कर सकते। कॉइन का मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। इसको हम कंसंट्रेट कर दें और वहां ले आए, ये सब कुछ नहीं कर सकते हम। लेकिन एक दूसरे पार्टिकल की कल्पना करें, सिंगल पार्टिकल की, एक सिंगल पार्टिकल की कल्पना करें जिसका द्रव्यमान मास उतना ही है जितना कि इस कॉइन का है, लेकिन वो पार्टिकल है। और जो फोर्स हमने लगाया था यहां इस कॉइन पे, किनारे पे, वही फोर्स मैं उस सिंगल पार्टिकल में लगा दूं, वही फोर्स मैं उस सिंगल पार्टिकल पे लगा दूं, तो वो सिंगल पार्टिकल क्या करेगा? वो ऐसे जाएगा और ऐसे आएगा। तो सेंटर ऑफ मास जो है किसी चीज का, उसकी यही खासियत है और यही उसके डेफिनेशन का आधार है कि अगर आप कहें कि जितना भी मेरा ऑब्जेक्ट बड़ा है उन सबका पूरा द्रव्यमान लेकर के हम उसका एक सिंगल पार्टिकल, उसके उतने ही द्रव्यमान का एक अलग से सिंगल पार्टिकल लें और जहां उसका सेंटर ऑफ मास है वहां उसको रखें उस पार्टिकल को, और उस पर उतना ही फोर्स लगाए जितना कि हमने इस बड़ी बॉडी पर लगाया था, कहीं पर भी, चाहे किनारे पे, चाहे बीच में, चाहे यहाँ, चाहे 2-4 फोर्स लगा रखे थे, तो सारा टोटल फोर्स जितना भी है सबका जो रिजल्टेंट बनाओ उस अकेले पार्टिकल पे लगाओ, तो उस वाले पार्टिकल की जो गति होती वही गति अभी इस कॉइन के सेंटर ऑफ मास की होने वाली है। बाकी किसी पार्टिकल के नहीं होने, किसी पॉइंट के नहीं होने, इसके नहीं होने वाली। ये टेढ़ा मेढ़ा जाएगा, ये टेढ़ा मेढ़ा जाएगा, ये टेढ़ा मेढ़ा जाएगा, लेकिन इसका जो अभी सेंटर ऑफ मास कॉइन का है वो सीधा 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 जाएगा और सीधा सीधा आएगा। केवल सेंटर ऑफ मास का मोशन में ही ऐसा हो सकता है, दूसरे पार्टिकल्स के मोशन में ऐसा नहीं हो सकता। तो इस सेंस में हम कहते हैं कि अगर उसके सारे मास को हमने एक गला करके और फिर एक सिंगल पार्टिकल बना दिया होता और उस पर वो फोर्स लगाया होता, तो उसका जो मोशन हुआ होता, इसके सेंटर ऑफ मास का भी वही मोशन है। ये सेंटर ऑफ मास का मतलब है इक्विवेलेंट कंसंट्रेट करने का। दूसरा उदाहरण जो चूड़ी का दिया, चूड़ी का, इसमें सारा मास यहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है और सेंटर ऑफ मास कहाँ है? सेंटर ऑफ मास यहाँ पे हवा में है, यहाँ कोई मास है ही नहीं। तो अगर हम कहें कि इसको हम मान सकते हैं कि सारा मास यहाँ केंद्रित है, तो बड़ी आफत हो जाएगी। आप इसकी पेरीफेरी निकालने की बात करो, कितनी है भाई इसकी पेरीफेरी, तो आप बताते हो 2πr है। काहे को है? अगर हमने इसका पूरा मास यहाँ कंसेंट्रेट कर दिया तो कोई पेरीफेरी नहीं है, जीरो हो गया। यही एक ही जगह पर अगर सारा मास कंसेंट्रेट कर दें तो पेरीफेरी ही नहीं है इसकी। तो ये मतलब नहीं है कि आप उसको हमेशा मान लोगे कि इक्विवेलेंट है, आप सेंटर ऑफ मास पे कंसेंट्रेट कर दोगे। लेकिन यहां भी अगर आप देखें, सेंटर ऑफ मास का कैलकुलेशन कर सकते हैं, हवा में आ रहा है। इसको भी अगर आप ऐसे उछालते हुए, घुमाते हुए ऐसे फेंक दे कहीं पे, तो इसका भी जो सेंटर ऑफ मास है उसको आप देख सकते हैं। थोड़ी देर बाद कहाँ होगा सेंटर ऑफ मास? तो मान लो ये रिंग आपके ऐसे घूम गई, तो सेंटर ऑफ मास यहां होगा। तो सेंटर ऑफ मास चला नहीं है, कुछ है ही नहीं चलने के लिए यहाँ पे। ये तो एक हवा में लटका हुआ पार्टिकल है, पॉइंट है, ये सिर्फ एक पॉइंट है और ये एक दूसरा पॉइंट है।
लेकिन कैलकुलेशन करेंगे तो अभी सेंटर ऑफ मास यहाँ है, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ मिलेगा, तो हम कहते हैं सेंटर ऑफ मास यहाँ से यहाँ चला। चलने के लिए तो कुछ होना चाहिए ना, कौन चला? तो ये तो हमारे कैलकुलेशन से एक पॉइंट आया था, ये भी एक कैलकुलेशन से पॉइंट आया था, क्या चला? कुछ भी नहीं चला। लेकिन हाँ, नया सेंटर ऑफ मास पुराने सेंटर ऑफ मास की अपेक्षा ऊपर है। तो इस तरह से हम सेंटर ऑफ मास का मोशन डिफाइन करते हैं, भले ही वहां पे कोई पार्टिकल हो और या नहीं हो। और यहां भी अगर आप इसको ऐसा उछाल देंगे, फोर्स लगा करके इसको घुमाते हुए और ऊपर ले जाएंगे, या प्रोजेक्टाइल की तरफ फेंक देंगे इसको, और प्रोजेक्टाइल पैराबोला में भी जा रहा है और घूम भी रहा है, तो किसी भी पार्टिकल को देखेंगे इस चूड़ी के तो उसका पाथ बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। लेकिन अगर कैलकुलेशन करेंगे कि सेंटर ऑफ मास अभी कहाँ है, थोड़ी देर बाद कहाँ गया, थोड़ी देर बाद कहाँ गया, थोड़ी देर बाद कहाँ गया, तो हम देखेंगे कि उसका पाथ एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा कि अगर इतने ही मास का एक पार्टिकल मैंने यहां लगाया होता और उसी ढंग से फोर्स लगा के उसको प्रोजेक्ट किया होता। तो ये वास्तव में सेंटर ऑफ मास का डेफिनेशन है कि वो पॉइंट जहां अगर आप सारे मास को कंसंट्रेट कर दें, यानी एक नया पार्टिकल उतने ही मास का बना के ले आए, और जो फोर्स आप ऑब्जेक्ट पर लगा रहे हैं, जितना 1 2 4 सबका रिजल्टेंट लेकर के उतना ही फोर्स उस पर लगा दें, तो जिस पॉइंट का मोशन और उसी प्रकार का हो जैसा इस अकेले पार्टिकल का होता, उसको हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ मास। इस लिहाज से फिर से आप अपनी किताब में उस परिभाषा को पढ़ें और उसका जो सही अर्थ है वो ग्रहण करें।